दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई तारीखी वाकयात मौजूद हैं जो कि सबको हैरत में मुब्तला कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मिस्र की एक खूबसूरत मलिका के बारे में बताएंगे कि जिसने अपने भाइयों से शादी की थी और उसके पास एक सोने की बहुत बड़ी कश्ती भी थी जिसमें बैठकर वो समंदर में सफर किया करती थी। और ऐसा क्या हुआ कि उसने खुद को मारने के लिए एक सांप से डसवाया। ये मलिका कौन थी और इसने अपने भाइयों से शादी क्यों की थी? आज की इस वीडियो में हम आपको इस मलिका के बारे में बताएंगे कि ये कौन थी। दोस्तों, इस मलिका का नाम क्लोपैत्रा था, जिसे तारीख मुख्तलिफ तौर पर याद करती है। क्लोपैत्रा तारीख की वो मलिका थी जिसे फिल्मों और ड्रामों में आज भी याद किया जाता है। टोलमी द 12th ओलिट्स, जो कि मिस्र का बादशाह और इसका बाप था, उसके मरने के बाद क्लोपैत्रा मलिका बनी थी। एक ये भी वजह है कि उसे बाप की मौत पर मलिका बनने के तौर पर भी याद किया जाता है। क्लोपैत्रा अपने खानदान की आखिरी और 8वीं मलिका थी जिसने खुदकुशी कर ली थी। हुस्न की देवी बेवफाई की अलामत के तौर पर याद की जाने वाली मलिका ने रोम के हुक्मरानों को भी अपनी जुल्फों के जाल में फांस लिया था। क्लोपैत्रा का असल नाम क्लोपैत्रा द 7th फ्लोपैत्र था। क्लोपैत्रा का नाम मिस्र में मलिका के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे फिरौन बादशाह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि क्लोपैत्रा यूनानी थी या मिस्री। दरअसल क्लोपैत्रा के खानदान का ताल्लुक यूनान से था, लेकिन उनका खानदान मिस्र पर हुक्मरानी के लिए आया था और 300 सालों से यहीं का होकर रह गया था। वो अपने खानदान की पहली खातून थी जिसने मिस्री जुबान सीखी थी। क्लोपैत्रा के बारे में कहा जाता है कि वो नाजायज खून था, लेकिन पुराने दौर में मिस्र में ये रवायत थी कि बहन भाइयों की आपस में शादियां कराई जाएं ताकि उनका खून लाइन खालिस रह सके, यानी कि उनका खून किसी आम खून में मिक्स ना हो जाए। जबकि एक ख्याल ये भी किया जाता है कि क्लोपैत्रा के माँ बाप भी आपस में बहन भाई थे। हो सकता है ये बात सुनकर आज के दौर में अजीब लगे, मगर उस दौर में ये रवायत थी कि भाई और बहन की शादी जरूरी है। यही वजह थी कि क्लोपैत्रा ने भी अपने दोनों भाइयों से शादी की थी। बड़े भाई के मरने के बाद क्लोपैत्रा ने अपने छोटे भाई से भी शादी की। बड़े भाई से क्लोपैत्रा के बच्चे भी थे, जबकि छोटे भाई से शादी के वक्त क्लोपैत्रा की उम्र 18 साल जबकि भाई की उम्र 13 साल थी। दोस्तों, भाइयों से शादी का एक मकसद ये भी था कि उनसे शादी करके हुकूमत में उनका हिस्सेदार बन सके। मुअर्रिखीन के मुताबिक क्लोपैत्रा की आवाज और उसकी अदाएं उसकी शख्सियत को 4 चांद लगा देती थी। यही वजह थी कि वो हर किसी को अपने हुस्न में गिरफ्तार कर लेती थी। रोमी बादशाह जूलियस सीजर जब मिस्र आया और क्लोपैत्रा और उसके भाई के दरमियान जारी जंग के खात्मे के हवाले से कोशिशें करने लगा, उसे तब ही क्लोपैत्रा के हुस्न का अंदाजा हो गया था, लेकिन कुछ कह नहीं सका। जबकि क्लोपैत्रा भी रोमी बादशाह से मिलना चाहती थी और किसी बड़ी ताकत के बलबूते पर अपने भाई को हराना चाहती थी, अगरचे उसे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि रोमी बादशाह भी उसका दीवाना है। जैसे ही क्लोपैत्रा को इस बात का पता चला कि रोमी बादशाह भी उसका दीवाना है, तो उसने चाल चली और खुद को एक कालीन में रोल करके अपने बंदों के जरिए रोमी बादशाह के महल तक पहुंच गई और उसे अपनी अदाओं के जरिए माइल करने में कामयाब हो गई। क्लोपैत्रा के इस अंदाज ने उसे सब में मकबूल कर दिया था। इसी तरह अपने दूसरे आशिक एंथनी के पास जब वो गई तो वो अपनी उस कश्ती में सवार थी जो कि सोने की बनी हुई थी। वो बिल्कुल एक देवी की तरह लग रही थी। इस मंजर ने एंथनी को क्लोपैत्रा का दीवाना बना दिया था। मैथ, फिलोसफी और एस्ट्रोनॉमी समेत कई सब्जेक्ट की तालीम हासिल करने के बाद क्लोपैत्रा 7 मुख्तलिफ जुबानों को जानती थी। यही वजह थी कि वो एक काबिल हुक्मरान के तौर पर सामने आई, जबकि ये वही मलिका थी जिसने मिस्र में कहत के दिनों में टैक्सेस माफ कर दिए थे। दोस्तों, क्लोपैत्रा दरअसल अकेले ही हुकूमत करना चाहती थी, जबकि इसमें उसके भाई और बहन भी हिस्सादार थे। यही वजह थी कि उसने मुल्क में खाना जंगी कराकर रोमी बादशाह सीजर को अपने भाई की हुकूमत के खिलाफ करवा दिया। इस तरह क्लोपैत्रा का भाई जान बचाकर दरिया नील में कूदा, मगर डूबकर जान गवा बैठा। इसी तरह उसने छोटे भाई से शादी की जिसे बाद में कत्ल करवा दिया गया। छोटी बहन भी क्लोपैत्रा के गुस्से और गजब का निशाना बनकर कत्ल हुई थी। क्लोपैत्रा और रोमन बादशाह ने अगरचे शादी नहीं की थी, मगर काफी करीब हो चुके थे। यही वजह थी जो कि रोमन सल्तनत के दूसरे लोगों को नागवार गुजर रही थी और सल्तनत के लिए आगे चलकर मसाइल खड़ी कर सकती थी। क्योंकि सीजर और क्लोपैत्रा का एक बेटा भी था, इसलिए रोमन अशरफिया का ख्याल था कि वही आगे चलकर हुकूमत करेगा, जो उन्हें किसी तौर पर भी कबूल नहीं था, क्योंकि रोमन अशरफिया औरत की हुक्मरानी को भी पसंद नहीं करते थे और क्लोपैत्रा भी एक औरत थी। इसलिए उन्होंने रोमी बादशाह सीजर को कत्ल करवा दिया। उसके बाद क्लोपैत्रा ने रोम से भागकर वापस मिस्र में पनाह ले ली, लेकिन रोम की खवातीन ने क्लोपैत्रा का रहन सहन अपना लिया था। सीजर के कत्ल के बाद रोम में कई ग्रुप बन गए थे, लेकिन एक ग्रुप जो कि हुक्मरानी में आया
उसका सरबराह एंथनी था जो कि क्लोपेत्रा का आशिक था। यही वजह थी कि क्लोपेत्रा एक दफा फिर रोम आ गई। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों को शराब पीने का भी बहुत शौक था और रातों को चहलकदमी करना भी पसंद था। अगरचे एंथनी और क्लोपेत्रा के इत्तेहाद ने मुखालफिन को खौफ में मुब्तला कर दिया था, मगर यह भी हकीकत थी कि मुखालफिन ने हमला करके उन्हें पसपा कर दिया था, यानी कि उन्हें कमजोर कर दिया था। जनरल एक्टुविन की फौज क्लोपेत्रा और एंथनी का पीछा कर रही थी और गिरफ्तार करने ही वाली थी कि दोनों ने गिरफ्तारी की जिल्लत से बचने के लिए खुदकुशी को गले लगा लिया। जबकि क्लोपेत्रा की मौत से मुतल्लिक कई कहानियां मौजूद हैं। कुछ कहते हैं कि जमीर के जागने पर क्लोपेत्रा ने सांप से खुद को डसवा लिया, जबकि कुछ कहते हैं कि क्लोपेत्रा ने नए जनरल से भी तल्लुकात कायम करने की कोशिश की, मगर नाकाम रही और थक कर मायूस हो गई।